जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें जो यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी नई लिस्ट जारी की है। 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हमने 159 कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट पढ़ी। लिस्ट में 4-5 बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो यह कि 159 उम्मीदवारों में से अखिलेश यादव ने 30 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है। 30 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। जिस नाहिद हसन के नाम पर बीजेपी अखिलेश को घेर रही है, उस नाहिद हसन को सपा ने कैराना से ही अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, भले ही नाहिद हसन जेल में हो। रामपुर से आजम खान को टिकट मिला है, आजम खान भी जेल में है। और बगल की स्वार की सीट है, वहां से अभी अभी बेल पर बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। सहारनपुर की बेहट के लिए उमर अली खान का नाम सिलेक्ट किया गया है। नजीबाबाद से तस्लीम अहमद का नाम, धामपुर से नईमुल हसन को टिकट मिला है। कांट से कमाल अख्तर मैदान में है। मुरादाबाद से मोहम्मद नासिर, कुंदरकी से जियाउर रहमान, बिलारी से फहीम इरफान, संभल से इकबाल महमूद। इनके अलावा अमरोहा से महबूब अली को चुना गया है। किठौर से शाहिद मंजूर, मेरठ से रफीक अंसारी, धौलाना से असलम अली, अलीगढ़ से जफर आलम, फिरोजाबाद से सैफुर रहमान उम्मीदवार बने हैं समाजवादी पार्टी की। लिस्ट बहुत लंबी है। मीरगंज से सुल्तान बेग, भोजीपुरा से शहजल इस्मान अंसारी, शाहजहांपुर से तनवीर खान सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप ये समझें कि तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी का यह आरोप है कि अखिलेश यादव ने पोलराइजेशन का एजेंडा सेट कर दिया है। अभी तक ये बात नेता कहते थे कि चुनाव से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियां भी सर्वे कराती हैं, सरकारें उनसे करवाती हैं। आज पहली बार ये बात खुलकर सामने आ गई और ये बात हमें बताई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके एक बेहद वरिष्ठ अफसर ने। हमारे देश में एक सिस्टम है, हर जिले में, हर शहर में इंटेलिजेंस विंग्स होती हैं जो यूपी को लेकर खुफिया एजेंसियों में काम करने वालों को क्या रिपोर्ट मिली है ये भी बताती हैं। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रह चुके राजेंद्र कुमार ने कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ 2022 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 300 सीट तक जीत सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, अखिलेश यादव भी 22 में बाजी मार सकते हैं, उनकी वापसी मुमकिन है, लेकिन उनके लिए भी एक शर्त है। तो ऐसी क्या सूरत बन सकती है जिसमें योगी को 300 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वो भी कंडीशन अप्लाइड। वो कंडीशन क्या है? आईबी में काम कर चुके अफसर ने कौन कौन से दावे किए, कौन सी खुफिया रिपोर्ट लेकर आए हैं, पूरी रिपोर्ट, पूरी डिटेल देखिए यहां। खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा है। क्या ऐसा हो जाएगा कि योगी 300 प्लस सीट जीत जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि अखिलेश बाजी मार ले जाएंगे? लखनऊ से दिल्ली तक फुल ऑन सस्पेंस है। 22 में 300 पार का फॉर्मूला सक्सेसफुल है या नहीं है? ये 300 प्लस वाला फॉर्मूला है क्या? ये नंबर्स आए कहां से? योगी को किसने बताया? यूपी का मूड किसने समझाया? 22 के लिए अखिलेश का अपना MY समीकरण है। इसमें मुस्लिम है, यादव वोट बैंक है। बीजेपी का अपना MY इलेक्शन है। इसमें M फॉर मोदी है, Y फॉर योगी है। आज, अभी, इस वक्त यूपी के गली मोहल्लों में किस MY इक्वेशन की हवा है? खुफिया रिपोर्ट आ गई है। गुप्त रिपोर्ट में 22 का हैरान करने वाला फैसला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 28 साल का लंबा समय बिताने वाले आईबी के फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने यूपी चुनाव को लेकर अपना एक अनुमान लगाया है। आगे आप जो कुछ देखने सुनने वाले हैं वो चौंकाने के लिए काफी है। ज्यादातर ये जो हम समझते हैं, जो हमने जितना भी हमने देखा है, बातचीत की है और जो भी समझा है और जो हमारा तजुर्बा है विभिन्न प्रदेशों का, उसके हिसाब से हमने अपना एक असेसमेंट बनाया है। खुफिया रिपोर्ट में पहला और बड़ा दावा यह है कि इस बार यूपी का चुनाव जात पात पर नहीं, धर्म पर होने वाला है। दूसरा बड़ा क्लेम यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी को पब्लिक का फुल सपोर्ट है। मगर तीसरी बड़ी वार्निंग योगी के लिए खतरे की घंटी है। इस बार मुसलमान अखिलेश के लिए घरों से बाहर निकलेगा और यादव वोटर्स भी फुल फोर्स में बूथ तक पहुंचेगा। ऐसे में सवाल वही, क्या योगी 22 में 300 प्लस सीट का नंबर टच कर पाएंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्या बीजेपी का अब की बार 300 पार वाला अनुमान सही हो पाएगा? सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा
300 पार। धन्यवाद। 22 की खुफिया रिपोर्ट जो संकेत दे रही है उससे इतना तो कंफर्म है, अब की बार पोलराइजेशन जबरदस्त होगा। हिंदू मुस्लिम वोट ही 22 में खेला करेगा। मुसलमान वोटर्स समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, ये कंफर्म समझिए। बीजेपी को हिंदू वोटर्स का समर्थन हासिल है, इसके भी संकेत हैं। वोटर्स की नजरों में बीएसपी और कांग्रेस पहले से ही काफी कमजोर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स सपा के साथ जाएंगे, जबकि बीएसपी और कांग्रेस के हिंदू वोटर्स खोलकर बीजेपी को वोट देंगे। बीएसपी का जाटा वोट बैंक भी बीजेपी के खेमे में जाता दिख रहा है। यानी अगर अखिलेश ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई है, उन्हें अपने पाले में किया है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं ने भी योगी के फेवर में मन बना लिया है। आप जीतेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यहाँ पे जो यूपी में हमें जो देखने में आ रहा है कि धर्म की राजनीति दोनों तरफ से होगी। बीजेपी वाले जो हैं हिंदू पोलराइज करवाएंगे और समाजवादी पार्टी वाले और बाकी जो अपने आप को सेकुलर कहने वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से मुस्लिम पोलराइज हो जाए। और यहाँ पे जो हमने समझा और देखा है उसमें यह लगता है कि मुस्लिम यकमुश्त इस बार समाजवादी पार्टी को साथ जाएंगे। एक कुछ सीटों पे छोड़ के, मे भी 4, 5, 10, 7 सीटों को छोड़ के बाकी सब सीटों पे मुस्लिम जितने भी हैं अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। जब मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो ये देखिए कोई वो नहीं है, इसका क्या होता है, काउंटर पोलराइजेशन होती है। हिंदू जो है फिर काउंटर पोलराइजेशन होता है। अगर जहां पे 35-40% मुस्लिम होते हैं वो सीटें ज्यादातर बीजेपी जीतती है। उसमें क्या होता है कि सब जातियां जो हैं हिंदू जितने भी हैं वो यकमुश्त होकर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, वो भी पोलराइज हो जाते हैं। जैसे मुस्लिम पोलराइज होके चले जाते हैं तो वैसे मुस्लिम। खुफिया इनपुट के मुताबिक इस बार यूपी के 90% यादव अखिलेश के खेमे में जा सकते हैं, जबकि सिर्फ 10% यादव ही बीजेपी को वोट दे सकते हैं। मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है, राजपूत, वैश्य, क्षत्रिय और जाट समुदाय खुलकर बीजेपी के पाले में वोट डाल सकता है। बीजेपी को वोट देने का मन बना चुकी इन सभी जातियों के लिए बहु बेटियों की इज्जत टॉप प्रायोरिटी है। उन्हें लगता है कि योगी राज में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और ये यूपी के एक बड़े वोट बैंक का बड़ा मोटिवेशन है। इसलिए जाट वोटर्स का एक बड़ा सेक्शन अभी भी बीजेपी के साथ दिख रहा है। इस बार के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार का प्लस पॉइंट है। योगी सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंची हैं, इसका फायदा होना तय है। जमीन पर ब्राह्मण वोटर्स भी योगी से नाराज नहीं है। ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, यानी सारे योगी विरोधियों ने यूपी के बाबा के खिलाफ जो माहौल बनाया, जमीन पर उसका असर ना के बराबर दिख रहा है। पब्लिक योगी आदित्यनाथ के साथ है, कोई योगी विरोधी माहौल नहीं है। और ये दावा भी खुद आईबी के फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ने किया है। मुझे इतना घोर योगी विरोधी सेंटिमेंट नहीं दिखाई दिया, बल्कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चुनाव में जो आपराधिकरण और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत मुद्दा रहेगा। और ज्यादातर लोगों का जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी में बेहतर हुई है और अपराधीकरण कम हुआ है। बहू बेटी की इज्जत बहुत जरूरी है और वो समझते हैं कि हमारी बहू बेटी की इज्जत, वो उसमें छोटी जाति भी है, बड़ी जाति भी है। सब जातियों का ये कहना है कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत जो है वो बड़ी सुरक्षित रही है, ज्यादातर सुरक्षित है। मगर योगी के लिए रिस्क अभी भी बना हुआ है। अगर पिछड़ी जातियां बूथ तक नहीं पहुंची तो नुकसान योगी को होगा। मुस्लिम पोलराइज हुए, हिंदू पोलराइज नहीं हुए तो भी नुकसान योगी का ही होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब ये समझिए। 22 का नतीजा दो चीजों की वजह से योगी के खिलाफ जा सकता है। नंबर 1 मुसलमान और यादव वोटर्स, नंबर 2 वोट परसेंटेज। 22 के चुनावी नतीजों में वोट परसेंटेज बड़ा रोल प्ले करेगा। इस वक्त चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, ऐसे में हिंदू वोटर्स को घर से निकालना बीजेपी के लिए चुनौती होगी, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान और यादव वोटर्स फुल फोर्स में वोट डालने का इरादा कर चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर वोट परसेंटेज 2017 जैसा रहा तो बीजेपी को 300 प्लस सीटें आनी तय है, लेकिन अगर उसमें कमी आई तो सरकार जाने का खतरा भी है।
देखिए, वोटिंग परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर मेरा कहना यह है कि अगर 51% से कम वोट रहे, वोटिंग परसेंटेज हुई, तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। बीजेपी को ये लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने वोटर्स को बाहर निकाले। अगर ना निकाल पाई तो उनका काम मुश्किल हो जाएगा। जितनी वोटिंग परसेंट 51% से ऊपर बढ़ेगी, वो उतना ही ज्यादा होगा। और अब आप कहेंगे कि साहब आपने 51% क्यों लिया, मैं बताता हूं आपको। 51 पे बीजेपी को मुश्किल हो जाएगा जीतना, और 61 पे बीजेपी जितना पिछली बार सीट आई थी उतनी सीट आ जाएंगी। 20% मुस्लिम है, मुस्लिम मतदाता जो है ज्यादा नंबर में बाहर आता है वोट करने के लिए, तो उसका जो वोट जो है 20% का, एक किस्म का 18% उसका वोट हो जाता है। और इसी तरीके से यादव जो है वो भी ज्यादा नंबर में आएगा और उसका 80% के करीब वोट करेगा वो, और उसका 80% को हम जो है 70% मान के चलेंगे, यानी कि 7%। तो 18 और 7 25, और कुछ दूसरे लोग हो गए। तो इस वजह से जो है 51% से नीचे अगर वोटिंग परसेंटेज रही तो बीजेपी के लिए हालात थोड़े गड़बड़ा जाएंगे। इस दावे को अगर हम आंकड़ों की नजर से देखें तो जब 2012 में अखिलेश की सरकार बनी थी तब वोट परसेंटेज था 59.5%, जबकि 2017 में जब योगी सरकार बनी तो वोट प्रतिशत था 61.24%। वोट परसेंट कम होने का मतलब यह होगा कि बीजेपी की सीटें घटेंगी और समाजवादी की सीटें बढ़ेंगी, और 60+ के वोट परसेंटेज का मतलब होगा कि योगी आगे बढ़ेंगे, 300+ का टारगेट अचीव करेंगे और 22 में वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक ही एमवाई समीकरण चल रहा है, एक ही एमवाई फैक्टर चल रहा है, और वो एमवाई फैक्टर है मोदी और योगी का, जो उत्तर प्रदेश के सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि की गारंटी है। और यही एमवाई फैक्टर इन बेईमानों के बाहुबलियों की का सुपड़ा साफ करेगा, बेंटाधार करेगा। और जो 3B ब्रदरहुड है, बेईमानों का, बाहुबलियों का और बकैतों का, उनका भी बंटाधार यही एमवाई फैक्टर करेगा। खुफिया रिपोर्ट में वोट परसेंटेज को लेकर जोर क्यों दिया गया है, इसका उदाहरण 2019 लोकसभा चुनाव का वोट प्रतिशत भी है। 2019 में बीजेपी को करीब 50% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी के खेमे में सिर्फ 18% वोट गिरे थे। इससे अंदाजा लगाना आसान है कि जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ज्यादा चांस बीजेपी का बनेगा। अखिलेश कोशिश तो कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स पोलराइज भी हो रहे हैं, और इसका लेटेस्ट सैंपल आज दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी ने आज 22 के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें 30 मुसलमान हैं, यानी करीब 20%। 2 बड़े नाम, यानी नाहिद हसन को कैराना से उतारा, आजम खान को रामपुर से उतारा। एक लाइन में कहें तो 22 को पोलराइज करने का अखिलेश वाला प्लान ऑफिशियली एक्टिव हो चुका है। समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची थी वो कई दिनों से जारी नहीं हो रही थी, और वो चुपके लोगों को सिंबल दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही ये सवाल मीडिया के माध्यम से किया था कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में सूची न जारी करके चुपचाप दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सूची है जारी होते ही प्रदेश में तहलका मचेगा। लोग समझेंगे कि ये नई सपा नहीं, वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया हो। अगर हम उदाहरण दें, मुजफ्फरनगर से चुनाव शुरू होगा और मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी, बलवे के आरोपी आए दिन हम देखते हैं कि उनसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। उसको भी पहले तो वो हिचकिचाए, उनको लगा कि ये टिकट देने से गड़बड़ होगा, लेकिन आज सूची जारी हुई तो फिर उसी का नाम उन्होंने लिया है। जो हम लोग कर रहे हैं इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। उसको परेशानी हम लोगों को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। हम बलिया में हैं, 7 सीटें हैं, मऊ में 4 सीटें हैं, आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, गाजीपुर में 7 सीटें, अम्बेडकर नगर में 5 सीटें हैं। हम इतने दूरी का ही हम बता दें, 1 सीट भाजपा बता दे जीत रही हो। हम चले गोरखपुर में,
अतिशयोक्ति रिजल्ट आएगा इस बार गोरखपुर मंडल में, ये मैं कह रहा हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने 2012 से 2017 के बीच में जब सरकार चलाई तो उस दौरान उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए क्या उन्होंने किया बताने के लिए कुछ है नहीं। हमारी सरकार ने 5 साल जिस डबल इंजन की तेज रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो हमारे पास अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए, और उन उपलब्धियों को लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं और इसीलिए पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जनता की अपेक्षाओं पर खरे भी उतरे हैं और एक बार फिर हमारी एनडीए की सरकार की जबरदस्त तरीके से वापसी होने जा रही है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे तो आप स्वयं इस बात को देखेंगे। मगर काउंटर पोलराइजेशन भी जबरदस्त तरीके से जारी है। एक खेमा योगी को हटाना चाहता है तो दूसरा खेमा समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखना चाहता है। और यूपी में ये चीज बहुत काम करेगी कि इस पार्टी का राज आना चाहिए या इस पार्टी का राज नहीं आना चाहिए। अब मैं अल्पसंख्यक जैसे हैं, अल्पसंख्यक किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि यूपी में बीजेपी का राज आए। तो अल्पसंख्यक उनका एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को राज में नहीं आने देना है। और ऐसे ही जो है बहुसंख्यक लोग है, उसमें काफी लोगों का, मैं ये नहीं कहता सबका, काफी लोगों का ये है कि हमने जो है इनको नहीं आने देना है। कौन आएगा कौन जाएगा ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन इतना तय मानिए कि खुफिया रिपोर्ट में हिंदुओं की पोलराइजेशन वाली खबर से अखिलेश के खेमे में बेचैनी है। अलग अलग ओपिनियन पोल्स के नंबर ने तो पहले ही सपा गठबंधन को परेशान कर रखा था, क्योंकि अगर 22 में संभावित हार का अंदेशा ना होता तो ऐसी क्या जरूरत थी कि समाजवादी पार्टी को अचानक चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि ओपिनियन पोल पर बैन लगाओ। वजह नंबर्स में है। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं सब में योगी टॉप पर हैं, अखिलेश नंबर 2 पर हैं। तो क्या ओपिनियन पोल के रिजल्ट ही 22 का डिसाइडिंग फैक्टर है? तो ये रहा आपके सामने इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल। हमने आपको दिखाया था कि हमारे इस पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 232 सीटें जीत सकती है अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के, और सहयोगी दल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक अपना दल है, इसके अलावा एक निषाद पार्टी है। सपा 162 सीटें जीत सकती है, यह भी हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में। और ये लड़ाई जो है बिल्कुल दो तरफा दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक तरफ, दूसरी ओर अखिलेश यादव का चेहरा। सी वोटर के ओपिनियन पोल ने क्या पाया? इन्होंने भी पाया कि बीजेपी प्लस 230, हमारे सर्वे ने 232 दिया था, ये कह रहे हैं 230 मिल सकती है बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जीतकर। सपा को 152 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया टीवी के सर्वे में 162 था, सी वोटर के सर्वे में 152 है, ये बहुत अंतर नहीं है। पोल स्टार्ट का ओपिनियन पोल, इसमें बीजेपी को 242 सीटें दिखाई दे रही हैं हमसे, हमारे पोल से, इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च से 10 सीटें ज्यादा। सपा को 127, यहां सपा का ग्राफ नीचे दिखाया गया है। बसपा को 16, कांग्रेस को 7 और अन्य को 11 सीटें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। 3 सर्वे हमने आपको दिखा दिए। पोल अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं वीटो का ओपिनियन पोल। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें, 240 सीटें दी गई थी और सहयोगियों के साथ। समाजवादी पार्टी को 143 सीटें दी गई हैं, बहुजन समाज पार्टी को इसमें 10 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को इसमें 8 सीटें दी गई हैं और अन्य को 2 सीटें दी गई हैं। मैंने आपको अब तक 4 दिखा चुका हूं ओपिनियन पोल और ब्रॉड ट्रेंड जो है वो एक तरफ जा रहा है। ये आपके सामने अब महा ओपिनियन पोल कह लीजिए, हम हिंदी में कहते हैं पोल ऑफ पोल्स कह लीजिए, यानी सारे पोल्स का अगर एक मीन एक निकाल दें आप, तो वो क्या कहता है कि बीजेपी 236, सपा 146, बसपा 10, कांग्रेस 6 और अन्य 5। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इन ओपिनियन पोल्स का, चारों ओपिनियन पोल्स का ट्रेंड जो है बिल्कुल एक जैसा है, आंकड़ों में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। योगी की टाइमलाइन पर एक टेक्स्ट तेजी से घूम रहा है, यूपी में बीजेपी है, बहुत जरूरी वाला मैसेज फुल स्पीड से हर मोबाइल पर पहुंच रहा है। तो क्या अब की बार 300 पार फिर से अचीव होने वाला है? अखिलेश मुस्लिम और यादव तो खोलकर कर रहे हैं, मगर इस बार उनकी टक्कर एक दूसरे एम और वाई यानी मोदी और योगी से है। और अब सारी लड़ाई ही एक लाइन पर फिक्स हो गई है, जिसका बूथ सबसे मजबूत वही बनेगा 22 का चैंपियन। यूपी की 403 सीटों में आज सबसे ज्यादा चर्चा में 2 सीटें हैं, रामपुर और रामपुर जिले की स्वार सीट। आज रामपुर की इन दोनों सीटों की पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई। एक पर आजम खान चुनाव लड़ेंगे, दूसरे से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। आजम को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उतारा है। योगी ने इस सीट से ऐसा कैंडिडेट चुना है जिसे आजम का पक्का दुश्मन कह सकते हैं। लेकिन आजम के बेटे के खिलाफ जो कैंडिडेट मैदान में है वो बीजेपी कैंप का मुस्लिम उम्मीदवार है और उस पर सबकी नजर है। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान का बेटा कुछ दिन पहले रो क्यों रहा था?
मुख्तार का बेटा इस वक्त डरा हुआ क्यों है? कि जब जिले का एसपी और जिले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है। मुख्तार का बेटा डर गया। मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सके चुनाव। आजम का बेटा रो रहा है। मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत बस तू मेरे वालिद को बचा। अतीक का बेटा जेल जाना चाहता है। मेरी मां से कहा मैंने कि अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आज 26 साल से उन्हें जेल में देख रही हैं, मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। उत्तर प्रदेश में जिनकी कभी तूती बोलती थी, जिनके नाम का सिक्का चलता था, वो आज इस कदर खौफ में है कि पूछिए मत। जुबान कांप रही है और चेहरे पर दहशत साफ है। सबसे पहले ये तीन चेहरे देखिए। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी, आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम और अतीक अहमद का बेटा अली अहमद। ये तीनों चेहरे उन्हीं शब्दों से घबराए लोगों की कहानी कह रहे हैं जिनकी क्राइम कुंडली पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लेकिन इस वक्त उन रसूखदार लोगों के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, क्योंकि यूपी का बुलडोजर अभी कुछ दिनों के लिए थमा है, लेकिन आगे फिर चलेगा और योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान भी डंके की चोट पर कर रहे हैं। आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। यूपी में कब कब, कहां कहां, किस किस पर बुलडोजर चला, पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण कैसे बदल रहे हैं और आजम के पक्के दुश्मन को योगी ने दोस्त बनाकर कैसे रामपुर की राजनीतिक बिसात पलट दी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी के बेटे की, जिसने ऐसा बयान दे दिया कि यूपी की पॉलिटिक्स का पारा कई गुना बढ़ गया। जिले का एसपी और जिले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो, और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है। ये बताइए, जैसे अंदर आपकी बात हुई, यहाँ पर सुरक्षा की तमाम बात की है, कई बटालियन यहाँ पे पीएससी लगाई गई, फोर्स लगाया, तब भी आप कह रहे हैं उनको असुरक्षा है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ, फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सके चुनाव। मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद है। उनके बेटे उमर अंसारी उनसे मिलने के लिए बांदा जेल पहुंचे थे। उमर अंसारी ने जो कुछ कहा उसमें तीन बड़ी बातें हैं। पहली, जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश हो रही है। दूसरी, हत्या की साजिश में डीएम और एसपी शामिल हैं। तीसरी, एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अफसर जेल में पिस्टल लेकर आते हैं। और ये सब कुछ कहकर उमर अंसारी ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि मुख्तार चुनाव ना लड़ पाए, यानी वो ऐसे सियासी रंग दे रहे हैं। मौसम चुनावी है, इसलिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुख्तार का खौफ, उनका दबदबा और उनकी क्राइम कुंडली लोगों को खूब याद है। मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। यूपी में उनके खिलाफ तकरीबन 30 एफआईआर दर्ज हैं। 14 मुकदमे विचाराधीन हैं। सिर पर हत्या और फिरौती जैसे संगीन मामले हैं और बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या के वो मुख्य आरोपी हैं। एक वक्त था जब यूपी के मऊ में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में मुख्तार का जलवा था। राजनीतिक रसूख तो उससे भी बड़ा था।
1996 में वो पहली बार मऊ सदर सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। 2002 और 2007 में इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। 2012 में कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई और मऊ से फिर चुनाव जीते। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया। 2017 में बीएसपी के टिकट पर वो मऊ से 5वीं बार विधायक बने और इस बार भी माना जा रहा है कि वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। मुस्लिम वोट बैंक पर मुख्तार अंसारी की अच्छी पकड़ है। पूर्वांचल की करीब 20 सीटों पर मुख्तार अंसारी के परिवार का प्रभाव माना जाता है। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और प्रयागराज तक उनकी फैमिली का असर है। आपराधिक छवि है, लेकिन आवाम में उनका जो है छवि अच्छी है। हाँ, क्या वजह है इसकी? हाँ? इनके आने के बाद से अभी तक कोई ऐसा जो हर साल दंगा होता था, तब से दंगा नहीं हुआ है, तब से अशांति बनी हुई है। उनके खिलाफ जो मामले इतने सारे दर्ज हैं, आपराधिक छवि है, उनके करीबी लोगों के घरों पर बुलडोजर चले थे अभी हाल में, तो ये सारा भी मुद्दा है चुनाव में या इनका कोई असर नहीं है वोटर पे? नहीं, असर है, असर जरूर है। लोगों के दिल में इस पे है, उसके नाराजगी है कि जो ये हो रहा है। अच्छा, इसको लेकर नाराजगी है? हाँ, कि मुख्तार अंसारी या जिनसे जो भी दूर का ही रिलेटिव क्यों न हो या किसी का कोई भी दूर ही से कोई संबंध जोड़ दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी से, और हालांकि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। मामले कितने हैं, मुकदमे कितने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके नाम वोट देते हैं। उनके बेटे ने कहा कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है जेल में। वो तो भाई सभी हुकूमत उनके ऊपर चापे रहती है, लेकिन उनको कोई असर नहीं रहता। आपको भी लग रहा है कि उनकी हत्या हो सकती है? हो सकती है, कराने वाले करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक नहीं 25 गैंगस्टरों पर चल चुका है। इसमें मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर आता है। इनके अलावा बनारस वाले ब्रिजेश सिंह, लखनऊ वाले बबलू श्रीवास्तव, बिजनौर का मुनीर, गौतम बुद्ध नगर के सुंदर भाटी जैसे कई नाम हैं। लेकिन कहते हैं कि बुलडोजर की चपेट में जितनी मुख्तार की प्रॉपर्टीज आई हैं, उतनी किसी और की नहीं। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने मऊ जाकर ये टटोलने की कोशिश की। योगी सरकार ने जो 5 सालों में कार्रवाई की है बड़े डॉन के खिलाफ, उसमें से एक मुख्तार अंसारी भी हैं, तो क्या इसका भी असर हुआ है अब वोटर पे? सर कह सकते हैं कि बहुत पहले से बहुत राहत है। हाँ, कोरोना से जितना लोग डर के घर में छुप के रह रहे हैं, उससे ज़्यादा खुल के मुख्तार अंसारी जेल में है तो बाहर से भी लोग रह रहे हैं। अच्छा। जी सर, सरकार ने 5 सालों में जो उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनके लोगों के खिलाफ, ये इसका भी चुनाव में कुछ असर है क्या? बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ेगा। नहीं। अच्छा, तो फिर वोटिंग कैसे हो? अरे 2-4 लोगों का घर डबा देंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो वोट होगा धर्म के आधार पर? नहीं, जनता जागरूक है, धर्म के आधार पर वोट नहीं करेगी। क्या वजह है कि जेल में रहकर जीते हैं, एक बार फिर जेल से चुनाव? बड़े माफिया तो बाहर हैं, उनका तो एकदम एक भसा के दिखा दें जोगी जी। ये तो लीकेज वाले मुख्यमंत्री हैं। 5 सालों में सारे एग्जाम इनका लीक हो जाता है, ये पहले अपना लीकेज भर लें। उनका डर भी है कि जिसकी वजह से वोटर उनको साथ देते हैं? नहीं, वोटर देखिए, इस समय जातिवाद की भी कुछ बात हो चुकी है हर जगह। कोई विकास कोई नहीं देगा। विकास की बात कहा जाए तो 25 साल में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे भी जो लोग हैं उनको 5 सालों में मुख्तार अंसारी ने विकास किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया। कहीं एक नेम प्लेट कोई दिखा दे विकास के नाम पे। अच्छा। हाँ, फिर भी जीतते जाते हैं। मुख्तार अंसारी का जो दबदबा है, जो एक डॉन की छवि है, वो सब 5 सालों में जैसे पहली थी वैसी ही है या कम हुई है? नहीं, जैसी थी वैसी ही है और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ हाँ, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो छवि है छोटी बिरादरियों में चाहे और लोगों में, वो दूसरी तरह की है। वो चाहते हैं कि मतलब हम जो है लोगों की सहायता करके जनप्रतिनिधि बने। अब आपको पूर्वांचल के मऊ से पश्चिमी यूपी के रामपुर ले चलते हैं। रामपुर की 2 सीटों पर सबकी नजर है। रामपुर सदर सीट से आजम खान मैदान में उतरेंगे। आज सपा की लिस्ट में यह बात साफ हो गई और रामपुर की स्वार टांडा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। यानी पिता और पुत्र दोनों चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के खिलाफ उस शख्स को उतारा है जिसे आजम का पक्का दुश्मन माना जाता है। यूपी की रामपुर सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने
आकाश सक्सेना को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। आकाश सक्सेना वही शख्स है जो पेशे से वकील है और आजम खान के खिलाफ आरोपी की झड़ी लगा दी थी, मुकदमों की झड़ी लगा दी थी और कुल 33 केस आजम खान पर दर्ज किया था। आकाश सक्सेना का परिवार बीजेपी से दशकों से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी शिव बहादुर सक्सेना कल्याण सिंह सरकार में मंत्री थे और 1980, 85 और 2017 में रामपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। स्वार सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। कितनी बड़ी चुनौती है रामपुर सीट से चुनाव लड़ना? देखिए, चुनौतियां तो सभी बड़ी होती हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये मुझे कोई बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये चुनाव जिस मुद्दे पर को हम लेकर जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, वो सिर्फ इतना है कि हमें जो रामपुर नगर में आजम के जो जितने कृत्य थे, आजम के जो कुकर्म थे, सिर्फ वो जनता को याद दिलाने हैं। रामपुर से आजम खान को टक्कर देने के लिए भाजपा के आकाश सक्सेना ने नामांकन कराया है, तो वहीं रामपुर के स्वार सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली खान मैदान में उतरे हैं। हैदर अली खान का टिकट अनुप्रिया पटेल की पार्टी से पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। मुस्लिम बहुल इलाका है और बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल ने आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोट भी बड़ी तादाद में आपको मिलेगी? मुसलमानों के दिल में बहुत खुशी है, उत्साह है कि उनको पता है कि कि अब उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है। उनको जो लगता था कि हमारी सीट नहीं जीत रही है, वो चीज़ दूर हो गई है, क्योंकि समाजवादी में गुंडा राज था। उनको पता है गुंडाई तो नहीं होगी, ये है। तो इस बार ये स्वार सीट से आप सीट निकाल लें इस बार? जी, ऊपर वाले ने चाहा, इंशाल्लाह बिल्कुल सीट निकलेगी। हैदर अली खान रामपुर के नवाब खानदान से आते हैं। उनके पिता नवाब काजिम अली खान 4 बार विधायक रहे हैं और इस बार कांग्रेस के टिकट पर रामपुर सदर दूसरी सीट से चुनाव मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि रामपुर की लड़ाई में दोनों तरफ पिता पुत्र हैं। इधर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, दूसरी तरफ नवाब काजिम अली खान और उनके बेटे हैदर अली खान। लेकिन कांग्रेसी नवाब काजिम के बेटे हैदर बीजेपी की सहयोगी अपना दल के टिकट से चुनाव मैदान में है। इसे लेकर उनका अपना तर्क है। ऐसा मैं बीएसपी में रहा, मेरी मदर कांग्रेस में रही, तो उससे क्या होता है? मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में, मुलायम सिंह खुद समाजवादी में, तो ये तो कोई अनोखी चीज नहीं है। अच्छा, जेल से आते ही उनके बेटे बाहर, आप पे हमला उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया है। वो तो करेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं ही हूँ, तो वो तो मुझ पर हमला करेगा भी किसी भी तरीके से। और मैं उस हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। नजर तो रामपुर की दोनों सीट पर होगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने रामपुर सदर सीट से आकाश सक्सेना को उतारा है और दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल ने स्वार सीट से हैदर अली खान को टिकट दिया है। लेकिन सवाल कास्ट फैक्टर का है। रामपुर के समीकरण की बात करें तो यहाँ 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, लगभग 45% हिंदू और 3 से 4% सिख, ईसाई और दूसरी आबादी है। अब नतीजे क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि स्वार सीट पर बीजेपी के सहयोगी दल की तरफ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। रामपुर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने मुस्लिम चेहरे और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को वहां उतार दिया है। नकवी इस वक्त रामपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वो रामपुर सदर सीट और स्वार सीट दोनों के वोटर्स के बीच माहौल बना रहे हैं। स्वार सीट की बात करें तो स्वार में करीब 3,07,000 वोटर हैं, 1,81,000 मुस्लिम वोटर, सैनी 60,000, सिख करीब 10,000। इसके अलावा दूसरी जातियां हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हाल ही में जेल से छूटे हैं। अब्दुल्ला आजम यूपी की सीतापुर जेल में बंद थे, लेकिन आजम खान अभी भी जेल में हैं। जाहिर है ये चुनावी जंग आजम परिवार के लिए अपनी राजनीतिक हैसियत बचाए रखने की है, लेकिन चैलेंज बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी कैंप की तरफ से यहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है। बीजेपी अपने इस दांव में कितना कामयाब होगी, इस पर सबकी नजर है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम 4 मिनट का ब्रेक लें, उससे पहले आपको बता दें बीजेपी का अखिलेश यादव की आज इस नई लिस्ट पर हमला जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और लिखा है, सपा की लिस्ट नई, अपराधी, दंगाई, माफिया, भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी वही। जन जन की यही पुकार, एक बार फिर बीजेपी सरकार। अब ये तो होगा ही। रिपब्लिक डे की तैयारियों के बीच आज रायसीना हिल्स पर बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखा। 1000 ड्रोन से इंडिया गेट का पूरा इलाका जगमग कर रहा है। बीटिंग द रिट्रीट की ये रिहर्सल्स हैं। 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन
नेशनल वॉर मेमोरियल की गर्व से भर देने वाली तस्वीर बनाते हुए दिखे। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह ऐसा ही अद्भुत और रोमांच से भर देने वाला होगा। करीब 10 मिनट तक 1000 ड्रोन पूरे राजपथ को ऐसे ही जगमग करेंगे। चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर शो आयोजित करने वाला भारत चौथा देश होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।